So this is the lecture of ultracentrifugation. हम लोगों ने अभी तक पिछली क्लासेस में सेल्स के बारे में देखा। ये सेल है और अब हमको इसको एनालाइज करना है। आवर सेल इज इन आवर बॉडी कंटेन्स ऑर्गेनेलीज, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज इसमें पाए जाते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। एंड जस्ट लाइक ऑर्गन्स, ईच ऑर्गेनेलीज हैज अ स्पेशल फंक्शन, है ना। जैसे न्यूक्लियस का फंक्शन था जेनेटिक मटेरियल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेकिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। यहाँ पे इस स्लाइड में आपको फंक्शंस भी दे रखे हैं और उस ऑर्गेनेली के नाम भी दे रखा है। राइबोसोम्स इज द प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री, सेल मेम्ब्रेन भी है, गोल्जी एपरेटस prepares protein and secretion from the cells. So these are the various organelles and functions. So अब हमको इसको एनालाइज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जिस सेल को हमको एनालाइज करना होता है, मसल टिश्यू, सपोज करो मसल से हमने वो किया, तो उसको हम होमोजेनाइज करेंगे, उसको क्रश करेंगे। ठीक है, होमोजेनाइज करके उसको, होमोजेनाइज का मतलब उसको अच्छे से क्रश करेंगे जिससे वो इक्विलिब्रियम, मतलब एक होमोजेनाइज कंडीशन में हो जाए, सारे के सारे सेल्स आपस में टूट जाएं। और उसके बाद हम लोग उसको डिफरेंट प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो अलग अलग सेंट्रीफ्यूगेशन नाम लिखा हुआ है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। और इन प्रोसेस के थ्रू ये वापस से डिफरेंट जोन में सेपरेट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली अल्टीमेट गोल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज टू सेपरेट द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले हम लोगों ने कैसे उसको, उस प्रोसेस को किया हुआ है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप जान लीजिए सुपरनेटेंट एंड पेलेट के बारे में। आप लोगों से ज़्यादा लोग फेमिलियर होंगे व्हाट इज सुपरनेटेंट, व्हाट इज पेलेट्स, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर दूं कि सुपरनेटेंट इज द लिक्विड एट द टॉप। जिन लोगों को पता नहीं है, तो जब भी हम कोई ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लिक्विड वाला जो पोर्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं सुपरनेटेंट, और जो सेडिमेंट के फॉर्म में पोर्शन होगा बॉटम में, दैट वी कॉल्ड पेलेट। यहाँ पे आप इस पिक्चर में उसको देख पा रहे हो। Pellet is actually precipitate, stands for the concentrated particles in a tube. जो पार्टिकल्स इस लिक्विड में डिजोल्व नहीं हो पाते, वो सारे के सारे पेलेट के फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हो, एंड दिस इज द सुपरनेटेंट। ओके, दिस इज आई थिंक क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देखिए, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी आएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं और टाइम भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये आपस में नीचे बैठते जा रहे हैं, प्रेसिपिटेट होते जा रहे हैं। ये आपस में प्रेसिपिटेट हो, ये आपके मान लीजिए सेल्स के होमोजीनस पार्ट है जो हम लोगों ने सेल क्रश किया था, वो होमोजीनाइज पार्ट है, सारे के सारे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है पार्टिकल्स। तो देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टू होमोजेनाइज द सेल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये होमोजेनाइज सोल्यूशन है, और फिर हम लोगों ने इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया और टाइम भी इंक्रीज किया, ज़्यादा टाइम तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया। तो जैसे जैसे हम ये प्रोसेस करेंगे, वैसे वैसे आप देख पा रहे हो कि ये दिखने में तो इक्वल होमोजेनाइज थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि लार्ज वाले जो हैं वो नीचे हो गए हैं और हल्के वाले सुपरनेटेंट में आ गए हैं। ठीक है, ये व्हाट इज हल्का, व्हाट इज हैवी एंड व्हाट इज लाइट। ये है आपका ऑर्गेनली, डिफरेंट ऑर्गेनली के डिफरेंट वेट होंगे, और जिसका ज़्यादा वेट होगा तो हम लोग जानते हैं वो सेडिमेंट के फॉर्म में आ जाता है, एंड दैट वी कॉल्ड पेलेट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो बेसिक्स है, और ये आपको आई होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा पहले से भी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि बाहर की तरफ लग रहा है। इस टाइप से अगर हम कोई घुमा रहा है, जैसे ये पर्सन है, उस टाइप से ये इसको घुमा रहा है, यहाँ पे दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज द फोर्स विच इज जो कि आपके आउटसाइड में लगेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब इसी फोर्स का यूज करके डिफरेंट साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजी बनाई हुई है। ये फोर्स जो है
बहुत हेल्पफुल है सेपरेट करने में। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोफोर्सिस के बारे में बताया था। आप लोगों ने पिछली क्लास देखा था इलेक्ट्रोफोर्सिस वाले स्टूडेंट्स? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोर्सिस मैंने पिछली एक टेक्नोलॉजी आपको डिस्कस की थी और आपके उससे इंस्ट्रूमेंटेशन में भी है। तो उसमें क्या होता है कि मूविंग ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे तो क्या होगा, वो मूव करने लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे तो वो मूव करेगा एनोड से कैथोड की तरफ या कैथोड से एनोड की तरफ, जैसे उसका चार्ज होगा वैसे। ठीक है, ये सारे लोग फेमिलियर हैं इस चीज से। और क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, एक फोर्स का काम करती है और वही फोर्स हेल्प करता है उनको मूव करने में। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी सेम ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि यहाँ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का काम करती थी, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा और इसमें भी क्या होगा, सेपरेट होगा। ठीक है, तो वी कैन एग्जामिन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेलीज इफ वी कैन आइसोलेट देम फ्रॉम सेल्स। अगर हमको उसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किसी ऑर्गेनेली का जानना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको आइसोलेट करना पड़ेगा सेल से। और उसके लिए ये टेक्नोलॉजी होती है सेल फ्रैक्शनेशन एंड अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन। सेल फ्रैक्शनेशन में सिंपली क्या है, ब्रेकिंग अप ए सेल इनटू रिलीज इट्स ऑर्गेनेलीज। डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, सोनिकेशन है और फ्रिज थॉ मेथड्स है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है जिसकी हेल्प से हम लोग सेल फ्रैक्शनेशन करते हैं एज पर आवर गोल। और फिर उसको सेपरेट करते हैं, मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनली बाय द डेंसिटी। ठीक है, उसके डेंसिटी मतलब उसके मास के बेसिस पे उसको हम लोग फिर सेपरेट करते हैं। तो सेल्फ फ्रैक्शनेशन आप लोग समझ गए कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन इज द प्रोसेस विच यूज टू सेपरेट सेलुलर कंपोनेंट्स। इट्स ए मेथड दैट ओरिजिनली यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द सेलुलर लोकेशन ऑफ वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो सेलुलर लोकेशन जो सेल में क्या रोल है किसी ऑर्गेनेली का, उसको हमें जानने के लिए सबसे पहले हमें सेल को अलग करना पड़ेगा। और इसीलिए यही चीज यहाँ पे दे रखी है कि वी नीड टू नो द वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेस। Other uses of subcellular fractionation is provide enriched source of protein for further purification and facilitate the diagnosis of various disease states. अब सेल में अगर डिजीज है तो उसमें वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोटीन भी निकलेंगे, तो ये टेक्नोलॉजी डिजीज आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्पफुल है। तो सेल फ्रैक्शनेशन के लिए सिंपल सबसे पहले होमोजेनाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ mining, chopping, pressure changes, osmotic shock, freezing, thawing. So these are the various method, ultrasound method, डिफरेंट वेव्स डालेंगे उसके ऊपर जिसके कि वो सेल क्रश हो जाए। ठीक है, फिर इसको हमको क्रश करने के उसको कोल्ड, फिर उसके बाद एंजाइम उसमें से निकलेंगे। एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या करते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी होते हैं जो कि सेल को डैमेज कर सकते हैं, जो हमारे ऑर्गेनेली को वो डैमेज कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था लाइसोसोम्स, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, हमारे जो निकलेंगे उसको वो डैमेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ ऐसा चीज डालना पड़ेगा या पीएच उसका चेंज करना पड़ेगा जिससे कि एंजाइम काम करना बंद कर दे। एंजाइम काम करना, सुटेबल मीडियम, तो एक मीडियम बफर वगैरह डालते हैं जिससे कि एंजाइम्स को हम लोग रेगुलेट कर सकें, उसके जो फंक्शंस हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को रेगुलेट करके ये सारे मेथड्स प्रोटोकॉल डिजाइन किए गए हैं। और यहाँ पे आप देखिए सेल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सेल को होमोजेनाइज किया, फिर सेकेंडरी होमोजेनाइज और ज़्यादा होमोजेनाइज किया। फिर यहाँ पे जिस ऑस्मोटिक लाइसिस, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स डालने से क्या होगा, ऑस्मोटिक लाइसिस होगा, सेल बस्ट हो जाएगी, है ना। और बस्ट होने के बाद स्ट्रक्चर टूट जाएगी और टूटने के बाद हम लोग इसको यहाँ पे जैसे ये सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, पहले उस टाइप से किया जाता था, तो उस टाइप से हम सेंट्रीफ्यूज करके इसके अलग अलग उसको सेपरेट आउट कर देंगे। दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ प्रोसेस। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया जा रहा है। सेल फ्रैक्शनेशन में क्या होगा, टिश्यू को हम लोग लिए और उसको कट करके स्मॉल पीसेस में डाला, फिर आइस कोल्ड एंड आइसोटोनिक बफर सोल्यूशन में डाला। आइस कोल्ड क्या करता है, ये स्टॉप एंजाइम एक्टिविटी, जो एंजाइम मैंने बताया लाइसोसोम्स में होते हैं या जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स अदर ऑर्गेनेली में भी पाए जाएंगे, तो फिर उन चीज़ों को ये क्या करेगा, एंजाइम एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा। अगर ठंडे में क्या होता है, सारी एंजाइम्स की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, पीएच
मतलब उसका टेम्परेचर भी सेंसिटिव होते हैं एंजाइम, या ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए उनको काम करने के लिए। तो अगर हम उसको लो टेम्परेचर कर देंगे तो सारी एंजाइम स्लो हो जाएंगे, वो काम करना धीरे धीरे वो कर देंगे। तो फिर ये जो फिर इसके बाद इसको अलग एक सोल्यूशन में डाला, आइसोटोनिक सोल्यूशन, सेम कंसंट्रेशन, मतलब उसको जो है बैलेंस किया, उसका प्रिवेंट ऑस्मोसिस विच वुड डैमेज द ऑर्गेनेलीज। हम लोगों ने ऑस्मोसिस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ऑस्मोसिस में अ, उसको भी मेंटेन करने की ज़रूरत है, नहीं तो क्या होगा कि वो सेल के अंदर का जो बैलेंस है, ऑस्मोटिक बैलेंस, वो अगर डिस्टर्ब हुआ ऑर्गेनेली के, तो वो ऑर्गेनेली हमारा डैमेज हो सकता है, तो उसको भी हमको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। तो ये सारा कुछ एक बफर सोल्यूशन में, आइसोटोनिक सोल्यूशन में होता है। और बफर जो है डालते हैं जिससे पीएच कांस्टेंट रहे, सो द प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स एंजाइम्स भी हैं वो डी ओके। फिर इसके बाद होमोजिनाइज किया, होमोजिनाइज कर सेपरेट करने का। अब दूसरा स्टेप होता है सेपरेट करने का। तो अब सेपरेट में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट, एक तो सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग करते ही हैं, लेकिन साथ में अलग सोल्यूशन डाल देते हैं डेंसिटी बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे सुक्रोज ऐड किया हुआ है ना, तो सुक्रोज ऐड करने से क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोफोर्सिस में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जेल ऐड किया जाता था, एग्रोस जेल, तो उससे अलग अलग कंसंट्रेशन के सीव छलनी बन जाते थे। तो यहाँ 5% कंसंट्रेशन की छलनी बनी हुई है, सीव बनी हुई है, और यहाँ पे 20% की। तो उसी के थ्रू जो है, यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो इसी छलनी के थ्रू ये छन के नीचे आ जाएंगे, लार्ज वाले नीचे आ जाएंगे, मीडियम वाले ऊपर जाएंगे, और इस तरह से ये डेंसिटी के बेसिस पे ये सेपरेट हो जाएंगे। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, होमोजेनेट इज प्लेस्ड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसको, एक मशीन होती है जिससे हम लोग उसको घुमाते हैं, ठीक है। लार्जर मोर डेंस फ्रेगमेंट्स कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब फॉर्म पेलेट। जो लार्जर फ्रेगमेंट है वो पेलेट फॉर्म में हो जाएंगे, और जो स्मॉल वन है दैट विल बी कम इनटू द सुपरनेटेंट। फिर आते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, पेलेट इज रिमूव्ड एंड सुपरनेटेंट को क्या करेंगे, री स्पून एट ए फास्टर स्पीड, मोर फोर्स। अब क्या करा हमने, लार्जर वाले को सेपरेट कर लिया ऑर्गेनली इसको, उसके बाद सुपरनेटेंट में भी कई मिक्स होंगे, है ना, तो उनको फिर से सेपरेट करना है, तो उनको वापस लिया और उनको बाद दूसरी ट्यूब में डाल के फिर से उनको फास्टर स्पीड में किया। तो दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन, हायर एंड हायर स्पीड। तो जिससे ज़्यादा आदमी ज़्यादा आप स्पीड बढ़ाओगे, उतने ही ज़्यादा आप प्यूरिफाइड ऑर्गेनलीज अचीव करोगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप, तो purification is achieved by the differential centrifugation, a sequential increase in gravitational force, which results sequential separation of organelles according to their density. ठीक है, because the different fraction will be collected with the centrifugal the sample several times। तो different different centrifuge आपने बार बार रिपीटेड किया, तो यहाँ पे देखिए पहले हैवी थे ग्रीन वाले, फिर उससे भी ज़्यादा हैवी थे रेड वाले, और फिर ब्लू वाले, फिर ब्लैक वाले सबसे छोटे थे, तो वो कम सबसे नीचे वाले में आ गए। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि हम लोगों ने इस वाले मिक्सचर में जो जो कि सपोज करो सेल है, उसमें अलग अलग ऑर्गेनेलीज को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, और यही वाला प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है, जो लीवर सेल से हम लोग ऑर्गेनेली को सेपरेट कर रहे हैं। ये आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एवरीथिंग इज क्लियर? हम्म, क्या प्रॉब्लम समझ में नहीं, क्या नहीं आ रहा है बताओ, बताइए, व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए इसमें जनरली क्या है, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में सेल के बारे में पढ़ा था, तो सेल में ऑर्गेनलीज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उन्हीं को हमको सेपरेट करना है, हमको एनालाइज करना है कि उसके अंदर क्या ऑर्गेनली है और वो क्या फंक्शन करते हैं। तो अगर आपको ये सब एनालाइज करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अभी। इसमें हमने सेल लिया, उसको हम लोगों ने क्रश किया। आप लोग क्रश करते होगे, घर में भी आप लोग सूप वगैरह बनाते होगे तो क्रश करते हैं ना आप लोग, दबा दबा के उसको, किसी भी वेजिटेबल को, फ्रूट को। तो उससे आपने उसको क्रश किया सेल को, तो उससे क्या होगा, उसकी सेल वॉल ब्रेक होगी और उसमें से वो ऑर्गेनली बाहर आ जाएंगे, और उसको हमने होमोजिनाइज कर लिया, मतलब अलग अलग इस तरह से उसके सोल्यूशन वाले फॉर्म में होमोजिनाइज करके इस तरह फॉर्म में आ जाएगा। अब इसमें क्या है, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनलीज मिक्सचर के फॉर्म में अवेलेबल है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, गोल्जी बॉडी भी है, सारे ऑर्गेनलीज यहाँ पे मौजूद हैं।
इन्हीं को हमको अब इसमें से सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। आप लोग सेंट्रीफ्यूज में ये मैंने बताया कि सेंट्रीफ्यूज में क्या होगा कि लार्जर वन कलेक्टेड इन द पैलेट फॉर्म। तो लार्ज हर हम पहले स्पीड कम करें, कम स्पीड में किया तो लार्जर जो सबसे ज़्यादा है वो सेपरेट हो गए। उसके बाद फिर उसको अलग किया, ये ऊपर वाले को हम लोगों ने अलग करके इस ट्यूब में डाल दिया वापस। यहाँ पे तीर देख पा रहे हो आप, एरो का निशान। तो इस वाले सुपर नेटर को हमने कलेक्ट किया और यहाँ पे डाल दिया दूसरी ट्यूब में। उसको फिर से सेंट्रीफ्यूज किया और फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये दूसरे वाले आ जाएंगे नीचे। फिर से रिपीट किया तो ये तीसरे वाले ब्लू वाले आ जाएंगे क्योंकि वो हैवियर हैं। इसके बाद सबसे लाइटर वन, तो एट द एंड जो हायर स्पीड पे लाइटर वन हमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलीज जो है वो सेपरेट आउट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन का एक एप्लीकेशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो organelles size are similar in all cells, so we can predict by when they will form a pellet. अब हमें पता है कि सब प्लाज्मा का माइटोकॉन्ड्रिया का साइज सेम होगा, क्लोरोप्लास्ट का साइज सारी सेल्स में सिमिलर ही होगा, सेम ही होगा। तो हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस स्पीड पे कौन सा ऑर्गेनेली सेपरेट होता है। यहाँ पे ये चीज दिखाई गई है कि सबसे पहले आपका न्यूक्लियाई सेपरेट होता है क्योंकि वो सबसे हैवी होता है। फिर दूसरे वाले स्टेप में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पैराक्सीसोम, ये सब आ जाएंगे। तीसरे वाले स्टेप में जब हम इसको निकाल के सुपरनेटेड फिर इसको चेंज करेंगे और स्पीड बढ़ा देंगे तो ये वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोसोमल और छोटे छोटे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लार्ज और राइबोसोम फिर उसके अगले स्टेप में आएगा। और फिर इन द एट द लास्ट वी विल कलेक्ट सॉल्युबल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें ढेर सारे प्रोटीन्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन। और डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, यहाँ पे आप टाइम भी देख रहे हो 5 मिनट, 60 मिनट, 2 आवर्स, है ना, 2 घंटे टाइम। टाइम भी बढ़ा रहे हैं, स्पीड भी बढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, ये अलग अलग ऑर्गेनली हमारे सेपरेट हो रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिंस द होल प्रोसेस, हेलो, since the whole process involves centrifugal at different speed, it is called differential centrifugation. Okay, this is the overall summary of the my this part of the lecture. ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये मैं समरी आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैंने ये सब कुछ आपको डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कनेक्ट मी। तो ओके, नाउ इस स्लाइड में हम लोग देख पा रहे हैं सेंट्रीफ्यूज क्लासेस। अभी हम लोग सेंट्रीफ्यूज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूज के डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जो डिवाइड किए गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड। लो स्पीड ये जनरली हर लैब में पाया जाएगा आपके। हाई स्पीड थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड लैब्स में जो जनरली यूनिवर्सिटीज वगैरह में पाया जाएगा। और ये अल्ट्रा जो कि मॉडर्न लैब्स हैं उसमें पाया जाएगा। अल्ट्रा का मतलब ये हो गया कि काफ़ी हाई मॉडर्न लैब्स में पाया जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है। स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स आप लोग सेपरेट कर पाओगे इजीली। ये यहाँ पे इस वाले सेंट्रीफ्यूज का पूरा क्लास दिया गया है और बताया गया है कि किस वाली सेंट्रीफ्यूज में आप कितना सेपरेट कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई वी आर यूजिंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज बिकॉज यहाँ पे हम लोग सारा कुछ सेपरेट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो इस वाले। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑन द सेंट्रीफ्यूज। अभी तक मैंने आपको इसकी एप्लीकेशन के बारे में बताया। अब हम इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टेक्नोलॉजी। तो सेंट्रीफ्यूज, दिस इज द सेंट्रीफ्यूज मशीन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आप लोग एनिमेशन में, कैन यू सी दिस पिक्चर? ये मशीन में क्या कर रहा है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ट्यूब्स जो है हम लोग रख रहे हैं। इस तरह की ट्यूब होती है, उसको रखा जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, इसी को ये रखेंगे, ये रोटर कहते हैं, इसको पार्ट को रोटर बोलते हैं। और फिर इसको कवर कर देंगे और स्पीड जो है बढ़ा देंगे। तो ये क्या करेगा, नाचने लगेगा पूरा का पूरा। ये ऐसे ऐसे राउंड राउंड ऐसे ये जो है नाचना शुरू करेगा। और जब ये राउंड राउंड नाचेगा तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। यहाँ से एक फोर्स लगेगा, मैंने बताया था आपको, सेंट्रीफ्यूज एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। जो आप पहली वाले पिक्चर में देखा था कि एक पर्सन जो है वो चीज को लेकर नचा रहा है, तो दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज एंड सेंट्रीपिटल। तो यहाँ सेंट्रीफ्यूज फोर्स लगेगा
और ये सेंट्रीफ्यूज क्या करेगा, ये इसको सेपरेट करने के में हेल्प करेगा। लाइट वन इज द सुपरनेटेड वाले पार्ट में, और यहाँ पे बॉटम वाले पार्ट में हैवी वन। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ब्लड को सेपरेट किया जा रहा है। तो ब्लड को हम सेपरेट करेंगे तो आरबीसी जो है हमारी नीचे आ जाएगी, क्योंकि वो सेल्स है काफी मास में ज्यादा होती है। और यहाँ पे आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं वो आता है। तो ये जनरली हर पैथोलॉजी लैब में ये चीजें होती हैं, ये वाली चीज करते हैं, ठीक है। तो क्यों करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक विच यूज टू सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, रोटर स्पीड, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस मतलब डिपेंडेंट फैक्टर्स जिसके बेसिस पे ये इसको सेपरेट करता है। द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन ए लिक्विड मीडियम एंड प्लेस्ड इन ए सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। जहां पे आप देख पा रहे हो ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, इसी के अंदर हम लोग लिक्विड मीडियम को डाल देते हैं और इसके बाद इसको रोटर में नचा दिया जाता है, घुमा दिया जाता है डिफाइंड स्पीड, एक डिफाइंड स्पीड पे। और ये बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज आर एसेंशियल डिवाइसेज इन बायोलॉजी। बेंच टॉप सिंपल सेंट्रीफ्यूज लो स्पीड पे काम करता है और ये आसानी से ये जो है सेपरेट कर देगा, आपको ब्लड को सेपरेट कर देगा दो पार्ट में। ब्लड आपको दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और आरबीसी, और इन्हीं को ये सेपरेट कर देता है। फिर आते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, वाइडन द एप्लीकेशन ऑफ बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूगेशन। इट अलाउज आइसोलेशन ऑफ स्मॉलर साइज पार्टिकल्स एंड स्टडी ऑफ द प्यूरिफाइड मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस। तो हमको और डीप में अगर स्टडी करना है तो वी नीड टू अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये देखिए, पुराने जमाने में इस टाइप के सेंट्रीफ्यूज मशीन मैनुअली हम लोग इसको किया करते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ मशीन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा है और यहाँ पे इस मिल्क को, यहाँ पे देखिए इसमें से हम लोग मिक्सचर को डिफरेंस यहाँ पे सेपरेट हो गया, नीचे जो है इसका पेलेट बाहर आ गया। The components of a mixture get separated because the denser particles are forced to the bottom while the lighter ones stay on the tops. जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा। तो इसी टाइप से यही जो मशीन मैंने दिखाई थी वही ये पुराने जमाने की मशीन है, ऐसे ही वो नाचता है, सर्कुलेट करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। तो मैंने ये पहले भी डिस्कस कर लिया है। जो लो वाले हैं वो डेस्कटॉप सेंट्रीफ्यूज हर लैब में पाया जाएगा, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज एंड देन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज भी दो टाइप के होते हैं, एनालिटिकल एंड प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों पे आएंगे और जितना आपको जरूरी है उतना ही आप लोगों को जानने की जरूरत है। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इज द टेक्निक विच कैन सेपरेट द ऑल काइंड ऑफ, मतलब जो भी ऑर्गेनली है उसको सेपरेट कर सकते हैं। और ये जो है दो टाइप्स के होते हैं, एनालिटिकल एंड प्रिपरेटिव। So principle of the ultracentrifugation is the same as the normal centrifugation. Principally ये सेम ही होता है। It separates the components of a solution based on their size and density, but it works under high centrifugal force as compared to the centrifuge, normal centrifuge। ये इसकी centrifugal force बहुत ज़्यादा होती है, जो बाहर वाली force लगेगी बहुत ज़्यादा होती है। And biomolecules can made to sediment। यहाँ पहला वर्ड आप देख पा रहे हो sediment, toward one end of the centrifugal tube। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स है, बायो ऑर्गेनलीज हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है चीजें, तो इसको आप पढ़ लीजिए, रूल्स जिसे बताया जाता है, ये डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन को, ठीक है। डेंसर ऑफ बायोलॉजिकल पार्टिकल फास्टर द सेडिमेंट्स, मोर मैसिव द बायोलॉजिकल पार्टिकल फास्टर द मूव। तो जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स वो है, डिपेंडेंट फैक्टर्स है, उसको ये यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। सेंट्रीफ्यूगेशन वर्सेस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, क्या डिफरेंस है दोनों में, हम लोग अभी तक समझ गए होंगे। द यूज ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ओवर सेंट्रीफ्यूगेशन डिनोट्स दी बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन टू टेक्निक्स। फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इंक्लूड, ये फंडामेंटल डिफरेंसेस ये हैं। तो स्पिनिंग स्पीड आप देखिए कितना ज्यादा ये स्पिनिंग स्पीड है इसकी एज कंपेयर टू द नॉर्मल, ओनली 65,000 है। और यहाँ पे 10 लाख टाइम्स, मतलब कई गुना ज्यादा बढ़ा है ये स्पिनिंग वेलोसिटी। अब देखिए जब ये ज्यादा स्पीड में काम करेगा तो क्या होगा, हीट जनरेट करेगा, है ना। हीट जनरेट करेगा तो उससे क्या होंगे, हमारे जो सेल के ऑर्गेनलीज है वो खराब हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें फ्रीज, इस पे टेम्परेचर भी रेगुलेट करने का काम करते हैं, तो इसको रेफ्रिजरेट करते हैं,
इसमें वैक्यूम सिस्टम डाला जाता है जिससे ये फ्रिक्शन इसका कम हो जाए और ये आराम से एक्सट्रीम हाई स्पीड में ये रन कर सके। दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स। इसमें रेफ्रिजरेशन भी हो सकता है और वैक्यूम सिस्टम जिससे ये फ्रिक्शन कम हो जाए वो भी इसमें डाला जाता है, स्पीड जो है हाई स्पीड में चल सके। फिर क्या है, इसमें आइसोलेट स्मॉलर कंपोनेंट्स, राइबोसोम, स्मॉल वेसिकल्स, लेकिन इसमें ये चीजें पॉसिबल नहीं है। इसमें ओनली द साइटोसोल कंटेनर सच एज होल साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम द सेल न्यूक्लियाई, वो चीजें ही इसमें पॉसिबल हैं। अल्ट्रासेंट्रिफ्यूगेशन की हिस्ट्री के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले थियोडर सिडबर्ग, दे हैव डेवलप्ड द एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। सिडबर्ग रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो दे सबसे पहले सिडबर्ग ने इसको सेंट्रीफ्यूज टेक्निक को एज ए टूल यूज किया टू स्टडी द लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर इसको इसके कारण इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1926 में। फिर वैक्यूम अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज आया, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने उनको डेवलप किया। पिकल को फाउंडर स्पिंको एक कंपनी बनाई और स्पिंको ने सबसे पहले प्रिपरेटिव अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज बनाया। व्हाट इज एनालिटिकल अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज एंड व्हाट इज प्रिपरेटिव अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज, ये भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च टू द सब सेलुलर, इसकी डिस्कवरी से क्या पॉसिबल हुआ, क्या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्कवरी, कोई बताएगा? कोई बता सकता है कि क्या फायदा हुआ अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज की डिस्कवरी से? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज डिस्कवरी? एनीवन? फाइन पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, वेरी गुड। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस वाली डिस्कवरी से क्या हुआ, हम लोगों ने और ज्यादा फाइन पार्टिकल्स और ज्यादा ऑर्गेनेली को सेपरेट कर पा रहे हैं और उससे रिसर्च बहुत तेजी से होना शुरू हो गई। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के सेल्स लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स लिए, और उसका जो है रिसर्च काफी तेजी से हुआ और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एनालिटिकल एंड प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज। तो ये डिफिनीशन है, हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन फिर से देख लेते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इज सेंट्रीफ्यूज विच कैन स्पिन द रोटेटर विथ वेरी हाई स्पीड, ठीक है, 1,50,000 रोटेशन पर मिनट। पर मिनट में आप सोचिए इतना ज्यादा रोटेशन चल सकता है। There are two kinds of ultracentrifuge, preparative and analytical. And as I have mentioned that it uses in the molecular biology, biochemistry and polymer synthesis. Up extreme centrifugal force can cause overheating. So to avoid the sample damage, we need to equip with vacuum system that give constant temperature in the centrifuge rotor. जो मैंने अभी बताया था पिछले स्लाइड में, जिसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का पिक्चर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ नोट्स में ये चीजें बनानी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ये पूरे जैकेट को ठंडा रखता है, ब्लू वन। ये है आपका मोटर, ये क्या करेगा, ये रोटेशन का काम करेगा, इसको रोटेट करेगा। ये आपका पूरा सेडिमेंट ये सिस्टम है जहाँ पे आपका ट्यूब रखा जाएगा, है ना। यही वाली इसी टाइप के एनिमेशन को मैंने पहली वाली स्लाइड में दिखाया जिसमें ट्यूब डाले जाते थे। तो ये देखिए यहाँ पे ये रोटर है, इसी में हम लोग ट्यूब डालते हैं। और ये वैक्यूम है। वैक्यूम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से हवा निकाल देंगे। जब हवा निकाल देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन आप लोगों ने जानते हो व्हाट इज द फ्रिक्शन, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस विद द फ्रिक्शन, ओके। सो वैक्यूम को यहाँ से आप बाहर निकालोगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा और ये रोटर बहुत ज़्यादा स्पीड में घूम सकता है और हीट जनरेट होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा दिया। तो दिस इज वेरी सिंपल डायग्राम ऑफ द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एंड यू कैन मेक इट इन योर नोट्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सिंपली डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादा है नहीं आपके ये कोर्स में। तो analytical ultracentrifugation is used to study the purified macromolecules of super supramolecular assemblies, while preparative ultracentrifugation is in the actual separation of tissue cells, subcellular components and other biochemical interesting particles. तो प्रिपरेटिव नाम से ही पता चल रहा है, प्रिपरेटिव अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन। एनालिटिकल मतलब एनालाइज करना, है ना। तो एनालाइज आप किसका करोगे, जब बहुत ज्यादा सैंपल साइज कम होंगे, है ना। तो ये यू नीड टू डेट, तो उसमें सैंपल साइज जो है बहुत कम अमाउंट में जरूरत पड़ता है एनालिटिकल में, एज कंपेयर टू द प्रिपरेटिव अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन। प्रिपरेटिव में लार्ज सैंपल साइज चाहिए होता है, एनालिटिकल में सैंपल साइज कम होता है। सैंपल साइज का मतलब क्या हुआ,
सैंपल साइज का मतलब वॉल्यूम जिसको हमको रोटेट करना है, जितना वॉल्यूम जो है वो हमें कम अमाउंट में भी ये जरूरत काम कर जाएगा। एनालिटिकल वाला काम करता है कम अमाउंट में भी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, और ये यूज टू प्यूरिफाई, जो लास्ट वाला स्टेप था हमारा जिसमें हमारे बहुत ही फाइन पार्टिकल्स निकलते थे, सुप्रा मॉलिक्यूलर लेते थे, उनको स्टडी करते हैं एनालिटिकल में। और जो बड़े वाले साइज के ऑर्गेनलीज हैं उनको सब सेलुलर कंपोनेंट्स, उनको एनालाइज किया जाता है प्रिपरेटिव में। ये चीज आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स? इट इज क्लियर? एनीवन हैज एनी डाउट? ओके। तो एनालिटिकल में बहुत ही फाइन पार्टिकल वाले ऑर्गेनलीज को करेंगे एनालाइज, और प्रिपरेटिव वाले में लार्ज सैंपल साइज वालों को करेंगे। इसमें सैंपल साइज बहुत कम होगा क्योंकि लास्ट स्टेप है ना, उसमें फाइनर पार्टिकल ही होंगे। 1 ml से भी काम चल जाएगा, 1 ml, लेस देन 1 ml से भी काम चलेगा, लेकिन इसमें लार्ज सैंपल चाहिए होता है। फिर बिल्ट इन ऑप्टिकल सिस्टम टू एनालाइज द प्रोग्रेस ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पे एक ऑप्टिकल सिस्टम लगाया गया, एक सेंसर लगाया गया है, जिससे ड्यूरिंग द प्रोसेस वी कैन ऑब्जर्व, हम लोग को सीसीटीवी कैमरा जैसे टाइप में एक लगाया गया है, जिससे हम लोग इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूज हो रहा है हमारा। लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम में फैसिलिटीज नहीं है। तो दिस वन इज वेरी सिंपल, यूजेज रिलेटिवली प्योर सैंपल। अब लास्ट स्टेप में हम लोग को प्योर ही मिलेगा, तो ये बहुत ही प्योर सैंपल को लगाया जाता है इसमें, और इसमें लेस प्योर सैंपल भी यूज किए जा सकते हैं। एंड इट डिटरमाइंस द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितने स्पीड पे वो नीचे बैठ सकता है, क्या मॉलिक्यूलर वेट है मॉलिक्यूल का, वो सब कुछ डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल। जबकि ये जो इट इज आल्सो एस्टिमेट्स, दोनों चीजें, मतलब मॉलिक्यूलर वेट भी करेगा, सिमिलर चीजें हैं। जनरली यूज टू सेपरेट ऑर्गेनलीज एंड मॉलिक्यूल्स, जो मैंने बता दिया है आपको। एंड बैकमैन मॉडल ई एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनालिटिकल एंड प्रिपरेटिव। ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और इससे ज्यादा अगर आपको समझना है एप्लीकेशन ऑफ प्रिपरेटिव अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज, तो एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे यूज्ड इन द बायोलॉजी फॉर पेलेटिंग ऑफ फाइन पार्टिकुलेट्स। हम लोगों ने बताया कि इसको फाइन पार्टिकुलेट्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोसोम्स, ये बड़े वाले, उनको हम लोग सेपरेट करते हैं। तो ग्रेडियंट सेपरेशन में भी यूज होता है ये प्रिपरेटिव अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज। सुक्रोज, हमने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीप बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ सुक्रोज, तो उसमें भी ये प्रिपरेटिव अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज यूज होता है। This is the various application of the preparative ultracentrifuge. You can go through these points, or this is the overall applications. So ultracentrifuge helps to study the high polymers, protein, nucleic acid, virus and other micromolecules. आजकल सारी दुनिया में किसी भी लैब में आप चले जाइए, वहाँ पे आपको इस टाइप सोफेस्टिकेटेड लैब्स में अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज आपको मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको बायोलॉजी में काम करना है, उसके मैकेनिज्म को समझना है चीज़ों को, तो आपको प्रोटीन मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करना होगा, और उसके लिए आपको ये चीज़ें की जरूरत पड़ेगी। So if you need to study the high polymers, protein, nucleic acid, virus, and other macromolecules of the biological origin, you need ultracentrifuge. And if you need to study the solution property of small solutes, then also you need this kind of centrifugation technique. अब यहाँ पे analytical ultracentrifuge to for accurate determination of sedimentation velocity and equilibrium. Preparative ultracentrifuge to separate solutes on the basis of their sedimentation velocities and beyond densities. So I hope all of the things are clear now. Now let's move on to the last topic, marker enzymes. ओके, हम लोगों ने अभी तक क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने सेल को एनालाइज किया, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज को एनालाइज किया, कौन कौन से ऑर्गेनेलिज क्या क्या फंक्शन करते हैं उनके बारे में जाना। फिर उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम लोग उनको एनालाइज कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूज, है ना, कैसे उसको एनालाइज किया जाता है, उसको सेल को क्रश कैसे करते हैं, सेल फ्रैक्शनेशन कैसे करते हैं, उन चीज़ों के बारे में जाना। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि अब ये हमारा कुछ सब कुछ सेपरेट हो गया है, हम लोग कैसे जानेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को पहचानेंगे कैसे आप? क्योंकि आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म तो है नहीं सिंपल लैब में, कैसे उसको आप पहचानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म बताया गया है, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेली, marker enzymes. So marker are enzymes are the those enzymes
that helps to exclusively in the target organelle, and it isolation of any organelle requires a reliable test for the presence of organelles. The marker enzymes also provide information on the biochemical purity and fraction organelles. तो हर सिंपली ये है कि सारे ऑर्गेनेली में कोई ना कोई एक ऐसा एंजाइम होगा जो कि मार्कर जिसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग जान सकते हैं, और उसकी मदद से हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है और कितना कंसंट्रेशन अमाउंट में है। और फाइनल स्टेप में हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हेल्प करते हैं, जो प्योरिटी ऑफ द टेक्निक, जो कि प्यूरिफिकेशन की प्योरिटी है उसको डिटरमाइन करती है। एंड फाइनल क्लैरिफिकेशन वेरिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनेली इन द सैंपल। तो दिस इज द एग्जांपल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आपको जानना है तो यू नीड दिस मार्कर एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है, मेम्ब्रेन से बंधा हुआ होता है, एंड इट कैन ऑक्सीडाइज सक्सिनेट्स टू फ्यूमरेट इन टीसीए साइकिल। फिर another example is phosphoglucoisomerase. This is another example. So these are the various marker enzymes. और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मार्कर एंजाइम्स को दिखाया गया है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनली में। यू कैन गो थ्रू दीज एंजाइम्स। ठीक है, तो ये क्या होता है कि बायोकेमिकल ऐसे में हम लोग इसको आसानी से लैब में पहचान सकते हैं कि ये ऑर्गेनली हमारा आया है कि नहीं आया है। तो दीज आर द वेरियस कॉमन मार्कर एंजाइम्स फॉर द ऑर्गेनली। और यहाँ पे यही चीज़ आपको डिटेल में दी गई है। ठीक है, कैसे ये काम करता है। तो ये यहाँ पे आप न्यूक्लियस दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तो इसके मार्कर एंजाइम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यस, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।